ठीक, सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो चौथा पेपर है कैनोनिकल लिटरेचर का, उसमें 5 यूनिट्स हैं। मतलब वो कैनोनिकल लिटरेचर का पेपर अभी तक आपका टच नहीं हुआ है जरा भी। मतलब बाकी सारे पेपर, आपका फर्स्ट पेपर हो गया है, सेकंड पेपर भी ऑलमोस्ट हो गया है, फिफ्थ पेपर वंदना मैम ले रही है, थर्ड पेपर जो तत्वार्थ सूत्र का है वो तृप्ति मैम ले रही है, फोर्थ पेपर है कैनोनिकल लिटरेचर का। ठीक, इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट में मैं आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 ये 2 यूनिट्स पढ़ाऊंगा। ठीक, बाकी की जो 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5, वो तृप्ति मैम पढ़ेंगी। ठीक, अब इसमें आप सबके लिए क्या सुविधा है कि हमने यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। वो क्वेश्चंस देख लिए आप लोगों ने जो मैंने भेजे थे, है ना? यूनिट 3 और यूनिट 4 के आपको 3 टोटल 6 क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक, तो हम अभी जो कुछ दिन क्लासेस करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस के बेस पर ही डिस्कशन करेंगे। हालांकि यूनिट में जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुका है क्वेश्चंस में, फिर भी क्वेश्चन बेस्ड स्टडी रहेगी। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें वो ध्यान में रहेगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है या किस तरह हमें उसमें आंसर लिखना है। ठीक, मैंने अभी बोला कि यदि आप सभी, अच्छा ये पहले टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 यूनिट्स में क्या आपको आएगा। देखिए ये जो 2 यूनिट है इसमें ये आपका पूरा आगम साहित्य का है, चौथा पेपर। और आगम साहित्य आपका प्राकृत का 2 भाषाओं में है, एक अर्धमागधी प्राकृत और एक शौर सैनी प्राकृत। ये आप लोगों ने वंदना मैम ने जो क्लास अभी चल रही है उसमें बताया होगा, अर्धमागधी और शौर सैनी प्राकृत। इसमें जो श्वेतांबर आगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? मागधी प्राकृत। अर्धमागधी। अर्धमागधी। एक मिनट, वैशाली जी कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही है। और किसी के साथ भी हो रहा है क्या कि मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। बाकी सबको आ रही है? अच्छा, हाँ आ रही है सर। ठीक है। वैशाली जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लिए, विनीता जी आप भी। इतने दिनों बाद मिले, दिखना तो चाहिए सब सही है। हाँ? तो श्वेतांबर आगम साहित्य वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है और दिगंबर आगम साहित्य वो शौर सैनी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, ये जो 2 यूनिट्स की बात है इसमें हम शौर सैनी प्राकृत साहित्य, मतलब जो दिगंबर आगम साहित्य है, हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, दिगंबरों का जो साहित्य शौर सैनी प्राकृत में लिखा गया है, हमने प्राकृत भाषा के जो मुख्य ग्रंथ हैं दिगंबरों में, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें भी यूनिट 3 की है, उसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं प्राकृत के, जैसे मैं नाम बोलता हूं, मूलाचार, गोमट सार, तिलोय परिणति, षटखंडागम, कसाय पाउंड। ठीक, ये कुछ दिगंबर, आपने कोई नाम सुने हैं किसी के? कुछ किसी ने नहीं? कोई बात। और जो यूनिट 4 है वो आचार्य कुंद कुंद और उनके साहित्य के ऊपर है। आचार्य कुंद कुंद का तो नाम मेरे ख्याल से सबने सुना ही होगा। सुना है किसी ने आचार्य कुंद कुंद का नाम? सुना है सर। कुछ लोगों ने सुना है क्योंकि दिगंबरों के सर्वश्रेष्ठ आचार्य रहे हैं आचार्य कुंद कुंद। और उनका जो साहित्य है प्राकृत भाषा का वो यूनिट 4 है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाउल, ये उनके 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक, अपना ये 2 यूनिट्स में क्या रहेगा कि हम इन ग्रंथों का परिचय, एक मुख्य मुख्य विषय, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो उन ग्रंथों में क्या प्रमुख विषय आया है, मैंने कितने अधिकार है, किस विषय का वर्णन है, मतलब एटलीस्ट देखिए इन यूनिट्स का पर्पस ये है
कि एटलीस्ट हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि जब हमारे सामने किसी ग्रंथ का नाम आए कि कोई जैन ग्रंथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिगंबर है, श्वेतांबर है, पर जैन ग्रंथ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इस ग्रंथ में किस विषय का है। ठीक, जैसे आचारांग में किस विषय का वर्णन है? आचारांग में आचार संहिता, आचार से संबंधित। मतलब सर चरणन दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार के बारे में है सर। युग संबंधी मुख्य रूप से जो वर्णन है वो आपको आचारांग में मिलेगा। माने ग्रंथ के नाम से हमें एटलीस्ट उसकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए कि उसमें क्या बात है। तो यहाँ ये शौरसेनी प्राकृत साहित्य का यही पर्पस है कि आपको उन संबंधी वो विषय वस्तु मालूम चले कि एक एक में कितने कितने अधिकार हैं, क्या उसका महत्व है और क्या सब उसमें लिखा गया है। इस दृष्टि से हम यह शौरसेनी प्राकृत साहित्य की डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए थे दोनों यूनिट से। इस वाले यूनिट 3 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इस विषय में समझने का भी है और याद करने का भी है। ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए। नोट्स भी आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, इसके जो ग्रंथों से रिलेटेड आपने देख लिए होंगे। उसमें आपको देखिए, जब आप नोट्स पढ़ते हैं ना तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से मैं क्या लिखूं और क्या छोड़ूं, और आंसर लिखना तो कैसे लिखना। मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर आना अलग बात है और उसको प्रेजेंट करना अलग बात है। मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो अभी जो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ये एक तरह से प्रेजेंटेशन मानिए उस चीज की कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप सभी क्लास सुने और बराबर नोट्स करें। अभी आप ये भूल जाइए कि अभी हम क्लास सुन लेते हैं और बाद में हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। फॉरगेट इट, आपको अलग से टाइम नहीं मिलने वाला प्रिपरेशन का। अब ये समझिए कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपकी प्रिपरेशन ही है, तो हम इसकी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, यही समझिए। ठीक है, तो जितना आप अभी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो इन्हीं क्लासेस में सीख जाइए, तो आपकी ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें? सब तैयार? यस। यस वैशाली जी, वंदना जी, नलिनी जी, विनीता जी, हेमा जी। यस सर। यस चलिए सभी वीडियोस ऑन करके तैयार हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन बताएगा? यूनिट 3 पहला क्वेश्चन। आंसर मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन तो मालूम होने चाहिए आपको। सर मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। मूल आचार जैन दर्शन के किस विषय का प्रतिपादन करता है? उसके किन्हीं 2 अधिकारों की विषय वस्तु को बताइए। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मूलाचार ग्रंथ के आधार पर। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मूलाचार ग्रंथ की विषय वस्तु, और क्योंकि अधिकार बहुत सारे हैं तो सारे अधिकार ना लेके कोई 2 अधिकार। मैं आपको यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ का परिचय बताऊंगा और साथ में 2 की बजाय आपको 4 अधिकार बताऊंगा। मूलाचार ग्रंथ के 4 अधिकारों की विषय वस्तु, ठीक, जिससे आपको मतलब ख्याल में रहे कि इस विषय को उसमें वर्णन है, उसमें से आप जो चाहें वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, जहां जिसको क्वेश्चन हो बिल्कुल इजीली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिए ये टॉपिक आपको जो है यही क्लियर करना है। सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। ठीक है। मूलाचार जैन दर्शन के किस विषय का प्रतिपादन करता है, उसके किन्हीं 2 अधिकारों के विषय वस्तु को बताइए। देखिए, मूलाचार क्या है? मूल मतलब होता है बेसिक या जो प्रथम है, और आचार मतलब आचरण। क्योंकि
जब हम श्रावकाचार और श्रवणाचार आचार में हम जैन दर्शन में दो बात करते हैं, एक श्रावकाचार और एक श्रवणाचार, ठीक। उसमें से प्रधान आचरण कौन सा होता है, श्रावकों का या श्रमणों का? श्रमणों का। श्रमणों का आचरण प्रधान होता है और प्रधान को ही मूल कहते हैं। इसलिए मूल आचार मतलब श्रमणों का आचार का जिसमें वर्णन। एक तो नाम से ही विषय वस्तु ख्याल में आ जाती है कि इस ग्रंथ में श्रमणों के आचरण के संबंध में वर्णन है, ठीक। इसलिए इसका नाम मूलाचार है। ये इसके कर्ता आचार्य वट्टकेर इस नाम से आता है और कुछ विद्वान आचार्य कुंद को भी इसका कर्ता मानते हैं। मतलब उनके कुछ विद्वानों के अनुसार कुंद आचार्य का ही दूसरा नाम आचार्य वट्टकेर होगा, ऐसी संभावना है, ठीक। तो नाम में मेन जो करता है वो आचार्य वट्टकेर, और आप ये एडिशनल लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन कि कुछ विद्वान कुंद आचार्य को इसका कर्ता मानते हैं और कुंद और वट्टकेर को एक ही मानते हैं, ठीक। इसका समय प्रथम शताब्दी का ही है, ठीक। विक्रम की पहली शताब्दी का, ईसवी की पहली शताब्दी का समय है इसका। अब इसका एक महत्व क्या है ग्रंथ का, मूलाचार का, इससे आपको और ग्रंथ का एक ओवरव्यू मालूम होगा। क्योंकि देखिए दिगंबर परंपरा के अनुसार जो द्वादशांग वाणी मूल भगवान महावीर की है उसमें से 11 अंग विलुप्त हैं और 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसका कुछ अंश शेष है, ठीक। तो और श्वेतांबरों के अनुसार उनके साहित्य में 11 अंग उपलब्ध हैं, दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं। तो इसका आप एक बात समझिएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि दिगंबरों में अगर आचारांग उपलब्ध नहीं है तो आचरण का वर्णन ही नहीं है, ऐसा नहीं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब कोई ये कहता है कि आचारांग लुप्त हो गया, अगर कोई दिगंबर ये कहे कि आचारांग लुप्त हो गया, इसका मतलब उसका विषय लुप्त नहीं हुआ, पर वो जो एग्जैक्ट गाथाएं, एग्जैक्ट सूत्र, एग्जैक्ट शब्द जो भगवान महावीर की वाणी में आए थे और गौतम गंधर्व द्वारा रचित थे, वे विलुप्त। बात समझ में आ रही? मतलब एक प्रश्न हो सकता है ना कि एक तरफ तो कहते हो कि आचारांग विलुप्त हो गया और एक तरफ श्रावकाचार और श्रवणाचार का वर्णन भी करते हो, तो आचारांग लुप्त हो गया तो फिर वर्णन कैसे कर रहे हो? कि हाँ, वो मूल शब्द विलुप्त हो गए हैं दिगंबरों के अनुसार, पर उसका जो विषय वस्तु है वो अवश्य उपलब्ध है, ठीक। तो मूलाचार जो ग्रंथ है वो दिगंबरों का आचारांग माना जाता है, मतलब ये इसका महत्व का है, दिगंबर परंपरा का ये आचारांग। श्रवणाचार के संबंध में सर्व प्राचीन दिगंबर ग्रंथ है। श्रवणाचार के लिए एक तरह से मापदंड बन गया, क्योंकि सबसे पुराना ग्रंथ है श्रवणाचार का जो उपलब्ध है अपने पास दिगंबर परंपरा में। तो आगे के जितने भी श्रवणाचार वाले ग्रंथ रहे तो उन सब ने मूलाचार के कथन को एक मापदंड माना, कि मतलब एक माइलस्टोन माना मूलाचार को। इसमें श्रवणाचार के संबंध में जितने भी विविध विषय होते हैं उनका बहुत सूक्ष्म प्रतिपादन है, मैंने बहुत गहराई से इसमें चर्चा है। और एक विशेष बात मूलाचार ग्रंथ की ये है कि इसमें सिर्फ आचरण का वर्णन नहीं है, पर आचरण के साथ अध्यात्म का भी वर्णन। उदाहरण के लिए कहीं कहेंगे कि मुनि को परिग्रह का ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो ये तो आचरण की बात हो गई। अब इसमें आप अध्यात्म कैसे जोड़ोगे? तो उसमें मूलाचार में कहेंगे कि क्योंकि मुनि तो एक आत्मा को ही अपना मानते हैं, उनकी दृष्टि में एक आत्मा ही अपना है, बाकी सभी द्रव्य पर द्रव्य, तो ये उन्होंने आचरण के साथ अध्यात्म जोड़ दिया, ठीक। तो इस तरह से ये मूलाचार ग्रंथ में आचरण का भी वर्णन है और अध्यात्म का भी वर्णन है, और सर्व प्राचीन सर्वप्रथम श्रवणाचार का दिगंबर परंपरा का एक ग्रंथ है, ठीक। इस पर एक संस्कृत टीका मिलती है आचार्य वसुनंदी की, और बहुत अच्छी और बहुत गंभीर टीका है। आप सभी में से किसी ने मूलाचार का मतलब नाम सुना हो, देखा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। किसी ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं सुना मूलाचार के बारे में? ठीक नो है, सर।
चलिए, क्योंकि मेरे पास वो ग्रंथ भी उपलब्ध है, तो मैं आपको ऐसे दिखा भी सकता हूँ वो ग्रंथ। पीडीएफ अगर कोई देखना चाहे, मतलब ये जितने भी ग्रंथों की ये बात हो रही है ना यूनिट 3 और यूनिट 4 में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लिंक भेजे थे दिगंबर और श्वेतांबर ग्रंथों के, पूरे ग्रंथों के लिंक थे ड्राइव के, तो उसमें आपको ये सारे ग्रंथ मिल जाएंगे बहुत इजी। ठीक है सर, कुछ डिलीट हो गया है, मैं दोबारा लिंक भेज दे सके? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, मूलाचार ग्रंथ में 12 अधिकार है। मतलब ये मूलाचार ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ है, इसमें भी 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। मैंने भी ये ग्रंथ पूरा तो नहीं पढ़ा, पर कई बार प्रसंगवश कुछ विषय देखने के लिए काफी अच्छा है। ये 12 अधिकारों के नाम आपके सामने हैं। देखिए, अधिकारों के नाम से ना आपको कुछ क्लिक होगा कि इसमें किस विषय का वर्णन हुआ। जैसे मूल गुण अधिकार, मतलब एक सीधी सी बात है, मुनियों के मूल गुणों का वर्णन है। बृहद प्रत्याख्यान, वो बताऊंगा मैं आगे। संक्षेप प्रत्याख्यान, समाचार, कैसे आचरण करे, पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, पिंड शुद्धि, पिंड मतलब होता है भोजन, तो भोजन की शुद्धि संबंधी, षडावश्यक मुनियों के, द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना, नित्य शरणादि, अनगार भावना, ये अनागार लिख दिया, अनगार भावना, समय सार अधिकार, शील गुण अधिकार, पर्याप्ति अधिकार, ऐसे 12 अधिकार का वर्णन। सर, द्वादशानुप्रेक्षा में अंगार भावना नहीं है, तो 12 भावना से अलग अंगार भावना रही होगी? नहीं, अनगार, हाँ, द्वादश अनुप्रेक्षा में अनगार भावना नाम की कोई भावना नहीं है, क्योंकि वे तो अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, वो फिक्स है 12 भावना है। तो वो तो संसार से वैराग्य के कारण उनका वर्णन अलग है, और अनगार भावना की बात अलग है। मतलब वो 12 भावनाओं में शामिल नहीं है अनगार भावना, ऐसा है। हालांकि 12 भावनाएं एक मुनि जीवन की ही पोषक, कि वो वैराग्य जीव के जीवन में पैदा होता है 12 भावनाओं के चिंतन से, जिसको उसको एक मुनि होने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, ये मैंने आपके सामने मंगलाचरण रखा है, इसका मूलाचार का। आप सभी एक साथ पढ़ सकते हैं? जी। मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिते शिरसा इह प्रलोगहि दत्ते मूलगुणे सामी। चलिए, एक काम करते हैं, मैं एक पद बोलता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करिए, ठीक है? मूल गुणेषु विशुद्धे मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिता संवसंजदे शिरसा वन्दिते शिरसा इह परलोक हि दत्थे इह परलोकहि दत्ते मूल गुणे कित सामी। ये मंगलाचरण है, जिसमें सर्व संजदे, जो पूर्ण संयत हैं, उनको आचार्य ने सिर झुकाकर नमस्कार किया है, और वे मूल गुणों का कीर्तन इसमें करेंगे। ये इसका मंगलाचरण है। मैं ये वाले नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर मैंने पहले इसलिए नहीं किए कि आपको विषय समझना जरूरी है, उनके बिना आपको ये नोट्स समझ में नहीं आएंगे। आगे देखिए, अब इसके हम एक नॉर्मल विषय वस्तु आपको समझ में आ गई ना मूलाचार ग्रंथ की, कि इसमें श्रमणों के आचार के बारे में सर्वांगीण विवेचन आपको मिलेगा। ठीक, अब इसके जो में है कि किसी 2 अधिकारों की हमें बात करनी है, तो हम 4 अधिकारों का वर्णन यहां से लेंगे। ठीक, सबसे पहले मूल गुण अधिकार। मूल गुण अधिकार में किस चीज का वर्णन है? कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आदित्य जी पढ़िए। मूल गुणाधिकार गाथा 1 से 36। सबसे पहले मंगलाचरण में आचार्य सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से विशिष्ट, शुद्ध और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त है, सकल गुणों के भंडार है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज हो गई कि ये तो मंगलाचरण का बताया कि मूल गुणों में उन्होंने
मूल गुण अधिकार में, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ है तो उन्होंने मंगलाचरण किया। आगे मूलभूत जो गुण है वे मूल गुण कहलाते हैं। इस अधिकार में मुनि के 28 मूल गुणों के नाम बतलाकर पुनः प्रत्येक का लक्षण बतलाते हैं। इन मूल गुणों का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है ये भी बताया है। इन मूल गुणों से आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है, अतः ये साध्य है और ये मूलाचार शास्त्र उसके लिए साधन है। ठीक, तो देखें जैसे पहले अधिकार में जैसा नाम से स्पष्ट होता है मूल गुणाधिकार। ठीक, मैंने आपको जो ये बताया कि वो लिंक में ग्रंथ अगर आप देखना चाहें वो इसीलिए भी कि अगर आप ग्रंथ की पीडीएफ एक बार देखिए और उसका इंडेक्स अकेला देख लें वो भी आपको उसकी विषय वस्तु काफी ख्याल में आ जाएगी। मतलब इंडेक्स देखने से पता चल जाता है कि इसमें किस किस टॉपिक का वर्णन है। तो क्योंकि आपको एक एक अधिकार की विषय वस्तु जाननी है तो इंडेक्स देखना भी उसके लिए इनफ है। जैसे यहाँ जनरली बताया कि मूल गुण अधिकार, मूल गुण का मतलब है कि जो श्रमणों के लिए मूलभूत पालन करने योग्य गुण हैं। ठीक, दिगंबर परंपरा में मूल गुण 28 मूल गुण बताए हैं और उन 28 के 28 मूल गुणों का नाम, उनका लक्षण, उनका स्वरूप, उनका फल, उनको पालन करने से क्या फल होगा, वो सभी पहले अधिकार में बताया है। मतलब जो सबसे मूलभूत आचरण है मुनियों का उसका इसमें वर्णन है मूल गुण अधिकार। मूल 28 मूल गुण में क्या क्या आते हैं हम नॉर्मली देखें तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। प्लीज एक बार बताइए और। एक बार बोलता हूँ, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। जी, इनका ये मूल गुण अधिकार में वर्णन है। ठीक, तो इसकी विषय वस्तु आप लिख सकते हैं कि एक अधिकार में क्या वर्णन। दूसरा एक अधिकार है बृहत प्रत्याख्यान अधिकार। दूसरा देखिए बृहत प्रत्याख्यान का मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रत्याख्यान का क्या मतलब होता है? अच्छा खान, किसी चीज का त्याग करना। त्याग करना। प्रत्याख्यान मतलब क्या? भविष्य के लिए। भविष्य का त्याग करना, भविष्य संबंधी किसी पदार्थ का, वस्तु का त्याग करना, वो प्रत्याख्यान। बृहत मतलब क्या होता है? विस्तृत। बड़ा, विस्तृत। बड़ा। अच्छा, अब बताइए सबसे बड़ा त्याग कब होता है? सबसे ज्यादा वस्तुओं का त्याग या सबसे बड़ा त्याग कब होता है किसी जब जीव? दीक्षा लेते हैं तब। जब दीक्षा लेते हैं एक चीज, संयम लेते हैं। उससे भी बड़ा संहार लेते हैं। जब संन्यास लेते हैं, समाधि लेते हैं, संथार लेते हैं। बृहत प्रत्याख्यान अधिकार उस समाधि का ही, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ इस सल्लेखना काल, उत्तमार्थ काल, ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में देखिए, शपक को समस्त पापों को त्याग कर मृत्यु के समय में दर्शन, आराधना आदि 4 आराधनाओं में स्थिर रहना है और शुद्ध आदि 22 परिचयों को जीतकर कषायों से रहित होना है। यहाँ बहुत ही सरल भाषा में आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गहराई, इन चारों को समझाया है। जीव समाधि मरण में किस प्रकार भाव रखे इसका विस्तार से वर्णन इस अधिकार में। तो जैसा नाम में कहा बृहत प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, बृहत मतलब बड़ा, विस्तृत, क्योंकि यहाँ विस्तार से त्याग की बात की जा रही है तो वो समाधि की बात है कि जब कोई मुनि समाधि सल्लेखना धारण करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, किस प्रकार अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वो तो जीवन भर में हुए समस्त दोषों की आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, अपनी निंदा करेंगे, गुरु के सामने गर्हा करेंगे। तो वो सब किस तरह से करना चाहिए और क्या प्रक्रिया है फिर समाधि की। तो बृहत प्रत्याख्यान मतलब आप संपूर्ण त्याग किस तरह से करें उसका इसमें वर्णन है, इसलिए इसको नाम दिया बृहत प्रत्याख्यान अधिकार। क्लियर हुआ है? यस सर।
आगे देखिए, यस मैं 2 अधिकार और बताता हूँ, फिर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि समय अपने पास कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में और समरी में ही आपके बता के चलूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, और बाकी विशेष आप नोट से पढ़ सकते हैं। एक है पिंड शुद्धि, छठा अधिकार है, क्योंकि ये समझना सरल है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। पिंड का मतलब होता है भोजन, आहार। शुद्धि मतलब आहार की शुद्धि। पिंड शुद्धि अधिकार में बिल्कुल साफ सीधी बात है, जैसे यहाँ लिखा, मुनिराज शरीर धारण के हेतु आहार ग्रहण करते हैं। शरीर धर्म साधना का कारण है, अतः उसका भरण पोषण कर आत्म साधना के मार्ग में गतिशील होना परम आवश्यक है। अतः यहाँ भोजन शुद्धि के दोष बताए। तो ये अधिकार वास्तव में पिंड शुद्धि अधिकार की, जब कोई मुनि आहार के लिए जाए, क्योंकि देखिए दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा में आहार चर्या में भी डिफरेंस है। ठीक, यहाँ दिगंबर मुनि जिस तरह की आहार चर्या करते हैं, तो उसमें क्या क्या दोष आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आने पर वो दोष गिनी जाएगी। ठीक, तो उन सब चीजों का वर्णन है, और निर्दोष आहार कैसे लें। तो ये जो 8 प्रकार के दोष आपके सामने हैं, उद्गम, उत्पादन, अशन, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम और कार्य, मतलब जैसे कुछ सामान्य बात है, मुनियों को 46 दोष होते हैं टोटल। 46 दोषों को टालकर आहार लेना चाहिए। देखिए नीचे लिखा भी है, 32 अंतरायों को टालकर आहार लेना चाहिए। ठीक, तो उन सब का वर्णन है कि जैसे मुनि आहार के लिए जा रहे हैं, यदि कोई आहार, आपने उद्दिष्ट के बारे में तो सुना होगा, उद्दिष्ट आहार या उद्दिष्ट त्याग। देखिए उद्दिष्ट मन, जैसे इसका उदाहरण है, उद्दिष्ट मतलब होता है जो किसी के प्रयोजन से बना है, उद्दिष्ट। तो मुनि ऐसा आहार ग्रहण नहीं करते जो मुनि के प्रयोजन से बने हैं। तो ये पिंड शुद्धि में बताया है। दिगंबर परंपरा में तो लेते हैं ना, उन्हीं के निमित्त बनाया जाता है। नहीं 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 नहीं, सब उन्हीं के लिए तैयारी होती है चौके की पूरी। देखिए देखिए, पुनः शास्त्र में जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत ही रहते हैं। वर्तमान में कोई उनका आचरण कर पा रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, समाज में किसी बात को लेकर विकृति चल रही हो, वो अलग बात है, पर उससे सिद्धांत नहीं बने। ठीक, दिगंबर परंपरा में भी शास्त्रानुसार मुनियों के लिए यही नियम है कि वे अनुद्दिष्ट आहार, माने अपने उद्देश्य से बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते, अनुद्दिष्ट ही ग्रहण करते हैं। और अनेक संघों में इस नियम का पालन किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र विकृति है। हाँ, मैं मानता हूँ अनेक स्थानों पर आपको ऐसा मिलेगा कि पहले से मान लीजिए चौके फिक्स होते हैं, पर अनेक स्थानों पर आपको अनुद्दिष्ट आहार की प्रवृत्ति भी मिलेगी, और ये क्योंकि शास्त्रानुसार नियम है। तो ये तो एक उदाहरण है 46 दोषों में से। इस तरह के 46 दोष उन्होंने बताए हैं इस अधिकार में, तो उसका पूरा यहाँ पर वर्णन। ठीक, आगे देखिए, ये क्लियर हो गया सबको, पिंड शुद्धि अधिकार समझी। ठीक, आगे षड आवश्यक अधिकार, जैसा कि नाम से क्लियर है, षड आवश्यक मतलब बहुत सिंपल है। मुनियों के 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं? समय, चतुर्विंश स्थिति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्यज्ञान और काउत्सव। 5, बिल्कुल। फिफ्थ में काउत्सर्ग आता है और सिक्स्थ में प्रत्यज्ञान आता है। ठीक, यहाँ क्रमानुसार पहले प्रत्याख्यान है, फिर कायवत्स। अच्छा, तो ये जैसा अधिकार के नाम से है, षड आवश्यक अधिकार, मतलब यहाँ मुनियों के 6 आवश्यकों का वर्णन है, सीधा सा। तो 6 आवश्यक में सामायिक का, चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकरों के स्तवन करते हैं, वंदना करते हैं अपने गुरु को, बड़ों को, आचार्य आदि को। फिर प्रतिक्रमण है जो भूतकाल के दोषों संबंधी होता है, प्रत्याख्यान भविष्य काल के दोषों संबंधी होता है, और कायोत्सर्ग, ठीक, शरीर से ममत्व का त्याग। तो इस तरह षडावश्यक अधिकार में मुनियों के इन 6 आवश्यकों को एक एक को विस्तार से समझाए। ये वाला क्लियर हुआ है षडावश्यक अधिकार?
जी सर। ठीक। तो इस तरह से हमने समरी रूप में यहाँ, हाँ वैशाली जी। सर अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है या छोटे में? बड़े छोटे व्याख्या हाँ। दीजिए, व्याख्या नहीं, दीजिए में आएगा या? ये आपको खैर दोनों में ही आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, पर यहाँ पर देखिए, मूलाचार ग्रंथ का जो ये प्रश्न है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो पर जितना आपको विषय दिया, एक विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, और एक कोई भी दो अधिकार, अगर दो अधिकार की बात आती है तो वो शॉर्ट में आएगा। ठीक? आप ग्रंथ की विषय वस्तु और ग्रंथ के अधिकार, दो अधिकारों के बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इतना विषय वस्तु पर्याप्त है। ग्रंथ किनके द्वारा रचित है। और जैसे मूल गुणाधिकार है, उसमें अगर वो शॉर्ट नोट में आता है तो उसमें 27 गुण पूरे लिखना है ना? नहीं नहीं, आपको अधिकार की सिर्फ एक समरी बता दी। हाँ, वही 5 महाव्रत है, जो 27 गुण है वो लिखना है। हाँ लिख सकते हैं, वरना एक नॉर्मल आप शॉर्ट समरी बता सकते हैं कि हाँ शॉर्ट में कि 5 महाव्रत, 5 समिति इत्यादि का इसमें वर्णन है। ठीक है। तो ये इस तरह से शॉर्ट में ही मेनली आएगा आपका मूलाचार से संबंधित। तो आपको कोई भी दो अधिकारों की समरी इसमें से तैयार रखनी। ठीक, ये क्लियर हो गया सबको? मूल गुण अधिकार सर अगर शॉर्ट में आए तो 2 लिखना, अगर लॉन्ग में आए तो फिर कितने लिखना? नहीं नहीं, दो ही आपको रहेंगे। वो 4 मैंने आपको इसलिए बता दी, वो 4 में से आपको जो भी दो लिखने हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मूलाचार का क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन? ठीक है। आदित्य जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपका अटक रहा है? नहीं 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 सर। ठीक है, चलो। तो इस तरह अपने फर्स्ट क्वेश्चन की एक शॉर्ट में डिस्कशन हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज मेरी क्लास नहीं है, कल रहेगी मेरी क्लास। थैंक यू। जी मैम। ठीक है। गोमटा सार ग्रंथ के कर्मकांड का परिचय दी। एक मिनट, आवाज। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है अपना गोमटसार ग्रंथ के अकॉर्डिंग। ठीक, गोमटसार ग्रंथ का किसी ने नाम सुना है? नहीं सर। ठीक है। प्राकृत में बताया गया। प्राकृत, हाँ ठीक है, वो आपको बताया होगा। गोमटसार ग्रंथ ये दिगंबर परंपरा का एक कर्ण नियोग का ग्रंथ। कर्ण नियोग तो आप सभी समझते होंगे, जिसमें कर्म संबंधी या जीव के बारे, मतलब जिसमें कर्म आदि से रिलेटेड या फिर जीव से संबंधित जो विविध प्रकार के भाव हैं वो बताए जाते हैं। गोमटसार एक तरह से कहें तो कर्ण नियोग का बहुत बेसिक और सार गर्भित ग्रंथ है, जिसमें जीव के संबंध में और कर्म के संबंध में सारी ही विषय वस्तु आ चुकी। प्रश्न में इसका एक उत्पत्ति का प्रसंग है छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गोमटसार ग्रंथ के उद्गम का प्रसंग बताते हुए उसके दो भाग, जीव कांड और कर्म कांड का परिचय। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक, तो इसकी जो आपको तैयारी करनी है वो लॉन्ग के हिसाब से रखनी। देखिए, गोमटसार ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आचार्य नेमिचंद्र है। इसका जो कथा आती है गोमटसार ग्रंथ की, उसके अकॉर्डिंग एक बार नेमिचंद्र आचार्य एक जिनालय में बैठे हुए और सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे, जो आगे हम पढ़ेंगे। षटखंडागम का एक समरी पढ़ेंगे।
तो उसके बारे में नेमिचंद्र आचार्य और षटखंडागम धवला उन बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे। तो उस समय जो राजा चामुंडराय वे मंदिर में आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। नेमिचंद्र आचार्य वहां विराजमान होते हैं तो वे वहां बैठ जाते हैं। तो उनके आने पर नेमिचंद्र आचार्य वह ग्रंथ बंद कर दे। तो राजा चामुंडराय पूछते हैं कि हे आचार्य, आप ये ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपने बंद क्यों कर दिया? मैं आया हूं, मैं भी स्वाध्याय करूंगा। तो आचार्य ने कहा कि हे चामुंडराय, राजनीति में इतने उलझे हुए, मतलब जिसका माइंड इतना व्यस्त है और जिसका उपयोग इतना व्यस्त है, ऐसे जीव के लिए ये गहरे गंभीर ग्रंथों को समझना वो सही, मतलब इजी नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे ये धवलादि ग्रंथों को, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो जब ऐसा कहेंगे तो राजा चामुंडराय को लगेगा तो फिर आचार्य कोई ऐसा ग्रंथ बताइए कि जो हम समझ सकें, हमारे लिए थोड़ा इजी हो। तो उनके इस निवेदन करने पर आचार्य नेमिचंद्र ने वो जो धवला षटखंडागम पूरा पढ़ रहे थे, तो वो तो क्योंकि बहुत बड़ा है षटखंडागम और धवला, उसके सार रूप में नेमिचंद्र आचार्य ने 2 ग्रंथों की रचना की, जिनका नाम रखा गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड। ठीक, तो ये इसके उत्पत्ति का छोटा सा एक प्रसंग आता है, जिसमें कि जो बड़े सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट ये सार पढ़ लें। तो इसलिए अच्छा, गोमट जो नाम है, गोमट नाम है राजा चामुंडराय का। राजा चामुंडराय को ही गोमट कहते हैं। तो गोमट के लिए जो सार लिखा गया उसका नाम है गोमटसार। ठीक, ये देखिए, राजा चामुंडराय का अपर नाम गोमट था, उनके लिए इस ग्रंथ की रचना हुई, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गोमटसार है, जो सार रूप में शॉर्ट में एक समरी टाइप में ग्रंथ लिखा गया। देखिए, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं आचार्य नेमिचंद्र, उनके आगे एक पदवी लगती है सिद्धांत चक्रवर्ती की। सिद्धांत चक्रवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रंथ षटखंडागम, जो दिगंबरों का सबसे पहला आगम ग्रंथ है, उस षटखंडागम ग्रंथ का नेमिचंद्राचार्य ने, वो क्योंकि 6 खंड है तो उसको पूरा साध लिया था, मतलब उसके वे प्रकांड विद्वान हो गए थे षटखंडागम ग्रंथ के। अच्छा, लोक में चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती कौन होता है लोक में? 6 खंड को जीतने वाला। जो 6 खंड को जीतता है। तो इन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती कहा, मतलब जिन्होंने आगम के 6 खंडों को, माने षटखंडागम को जीत लिया, मतलब साध लिया, उसको समझ लिया है, उसमें जो प्रकांड विद्वान पंडित हो गए। ठीक, इसलिए उनका नाम नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती रखा गया। ठीक, मैं इसमें अच्छा समय लिखना रह गया है। ये ग्रंथ 11वीं शताब्दी का है, 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इनकी और भी रचनाएं हैं, लब्धि सार, त्रिलोक सार, क्षपणा सार इत्यादि रचनाएं हैं। अभी मैं इस ग्रंथ की विशेषता के बारे में और टीकाओं के बारे में बात करूंगा, जो इसके 2 भाग हैं, जीव कांड और कर्म कांड, उसकी बात हम कल करें। ठीक, देखिए, इस ग्रंथ का एक मूल विषय वस्तु क्या है गोमटसार जीव कांड और कर्म कांड में? तो इसमें जीव और कर्म, इन दोनों की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। माने जीव के बारे में आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसमें समराइज किया, और कर्म के बारे में जो कुछ चाहिए, वो कर्म कैसे बनता है, कब बनता है, कैसी कैसी प्रकृतियां होती हैं, वो सब इसमें समराइज किया हुआ। इस ग्रंथ की एक विशेषता ये है कि क्योंकि ये बहुत बड़े षटखंडागम ग्रंथ के सार रूप में बनाया गया है, मतलब इतने बड़े ग्रंथ में से कुछ गाथाओं के रूप में उसको निबद्ध किया है उन्होंने। तो इसीलिए मतलब अगर आप षटखंडागम जी देखेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि जो विषय का वर्णन वहां 3-3 पेज में है, उसको इन्होंने एक गाथा में समराइज कर दिया। मतलब इस तरह से उन्होंने समराइज, बहुत बड़े बड़े विषयों को शॉर्ट में समराइज करके
उन्होंने ये ग्रंथ बनाया है। ठीक, एक विशेषता ये भी है क्योंकि जो सूत्र होते हैं वे याद रखने इतने सरल नहीं होते, पर गाथाएं क्योंकि गायन की वस्तु होती हैं और हमारे गाने में उपयोग भी लगता है, तो याद भी जल्दी हो जाती है। इसलिए गाथाबद्ध होने से ये कर्ण नियोग के विषय को याद रखना भी सरल है। और इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर ऐसी गाथाओं का प्रयोग है, मूल गाथाओं का, जो मतलब पुराने मूल आगमों से चला आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो षट खंडागम है, ये उस दृष्टिवाद का बचा हुआ अंश है जो मूल भगवान महावीर की वाणी के रूप में सुरक्षित रहा, वो मूल अंश के रूप में। तो उसी के शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं घुमटसार ग्रंथ में, तो इसलिए इसमें भी मूल आगम की गाथाओं का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये इस ग्रंथ की कुछ जनरल विशेषताएं हैं। टीकाओं की बात करें तो इस ग्रंथ पर मेनली हमें वर्तमान में 3 टीकाएं मिलती हैं, और 3 टीका क्या कहें, मेन एक ही टीका है और वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई। सबसे पहले ये टीका केशव वर्णी के द्वारा। ठीक, ये कन्नड़ टीका का ही संस्कृत ट्रांसलेशन है, वो एक संस्कृत टीका बन गई। उस संस्कृत टीका का ही ढूंढारी ट्रांसलेशन पंडित टोडरमल जी, तो ढूंढारी वो हिंदी जैसा ही होता है, मतलब जो हिंदी जानते हैं वो ढूंढारी भी पढ़ सकते हैं, तो वो एक तरह से ट्रांसलेशन है। पर मेन इसमें जो कन्नड़ टीका है, कर्नाट वृत्ति है, वो इसमें एक टीका है। ठीक, सर जी सर टीकाएं बोले तो टीका मतलब व्याख्या, ग्रंथ वृत्ति, ग्रंथ पर जो वृत्ति लिखी गई, वृत्ति समझते हैं? नहीं सर। कमेंट्री, मतलब जैसे एक गाथा है तो वो गाथा एक तो शॉर्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा, और उसकी वृत्ति लिखी गई, टीका लिखी गई, मतलब उसका विस्तार किया। तो ऐसे एक एक गाथा का विस्तार करते करते वो पूरी टीका लिखी गई पूरे ग्रंथ पे। ओके। ठीक है, तो वो थी, उसे कहते हैं कमेंट्री, कहते हैं इसको, टीका है। तो ये इस पर कुछ टीका है। तो ठीक, तो घुमटसार का भी हम इतना ही रखते हैं कि किस तरह से इस ग्रंथ की उत्पत्ति का प्रसंग बना, इसमें मेन किस विषय का वर्णन है, उसकी क्या विशेषता और कौन सी टीका है। ठीक, इतना सबको क्लियर हुआ? यस। ठीक है, इतना इसको अभी रखते हैं। बाकी इसका जो एक सेकंड पार्ट है कि जीव कांड और कर्म कांड, इन 2 भागों के बारे में शॉर्ट समरी रूप में हम कल पढ़ेंगे। और बाकी जो तीसरा प्रश्न है षट खंडागम वाला, उसके भी डिस्कशन हम कल करें। ठीक है, अभी वाले आज वाले टॉपिक से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। समझ में? ठीक है, तो अभी वाले ये रखते हैं। बाकी आप लोग एक बार नोट से इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को, तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी की क्लास हम यही पूरी करते हैं। अभी वंदना मैम यहाँ से आगे क्लास लेंगी। सर एक डाउट है सर, जी, यूनिट 2 में जो आपने डेफिनेशन लिखने को कहा है ना, तीर्थंकर के लक्षण और तीर्थ और तीर्थंकर, तो उसकी कुछ वर्ड लिमिट से पेज लिमिट कुछ है या देखिए ये तो एक सीधा सा है कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज, लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 2.5 पेज, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो 3 से 4 पेज। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन 12 नंबर का है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये आई थिंक ओके है। क्या वैशाली जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया इसमें? ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सिर्फ 2 पेज लिखना है ना सर, वही सिर्फ 2 पेज 2.5 पेज। हाँ, सिर्फ 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज। और वही है ना कि देखिए, इसलिए आपको मतलब मटेरियल उतना दे रहे हैं, अब सोचिए ना पढ़ाई उतना रही कि आपको उतना ही लिखना है इसमें।
तो वो आपको समझ में आ जाएगा तो लिख दीजिए वहां पे, क्या मुश्किल है। चलिए अभी की वाली कक्षाएं पूरी करते हैं, आगे वंदना में आप लोग की क्लास लें। सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र, किसी ने नोट्स बनाए क्या क्वेश्चन पेपर्स का? जय जिनेन्द्र। नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं बनाए। नहीं बनाए? अच्छा, नहीं उसमें वो क्या प्राकृत में चाहिए था? प्राकृत में तो बिल्कुल भी नहीं करा, अभी फर्स्ट सेकंड पेपर में थोड़ा करा। हाँ, प्राकृत वही में तो प्राकृत का कोई अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर्स ऐसे बना दिए थे, थोड़ा फॉरवर्ड करना करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। या मैम बना दी, मैम तो भेज दिए क्वेश्चंस। अच्छा, हाँ हाँ, कल परसों ही भेजे मैम। हाँ, परसों ही भेजे थे क्वेश्चंस। मैं बोला अगर किसी ने तैयारी की तो आंसर्स ऐसे कुछ किए तो। हम लोगों ने पढ़ना आज ही शुरू किया है, क्या क्या सिलेबस है आज ही हम लोगों ने देखा है। अच्छा अच्छा, क्लास किसकी है अभी? अभी वंदना मैम का है। कल क्या पढ़ाए थे मैम? कल हम लोग में नहीं थी। कल नहीं थे तो लिंक वीडियो भेजा ना आपको? हाय सॉरी। नहीं, मैं ऐसे डिस्कशन कर रही थी मैम। अच्छा अच्छा, क्लास हो गई आपकी? हाँ मैम, हो गई। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ जय ये जिनेन्द्र।